हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं पॉलिटी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूँ। डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए गए थे। इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और आज की वीडियो देखने के बाद आपका डीपीएसपी से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा क्या करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, यानी कि सरकार जो कोई भी कल्याणकारी योजना बनाएगी जनता के हित में तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखकर ही बनाएगी। ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में दे रखे हैं और इनका जो प्रावधान है वो 36 से 51 अनुच्छेद तक किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, आयरलैंड। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसको भी अच्छे से याद रखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं बाध्य योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं ये, या डी कोई नहीं। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो बाध्य योग्य हैं या बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग्य का मतलब क्या है? अगर नीति निर्देशक तत्व अगर राज्य लागू नहीं करता है या उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो हम इनको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसका सिर्फ मतलब इतना ही होता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका आप अच्छे से ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बाध्य योग्य नहीं है। जबकि वहीं बात कर लें मूल अधिकार, तो मूल अधिकार क्या है? बाध्य योग्य होते हैं। मैंने इससे पहली वीडियो में मूल अधिकार वीडियो में ये बात अच्छे से समझाई थी। अगर आपने मूल अधिकार की वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप ज़रूर देखें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके मूल अधिकार मैंने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, या मौलिक कर्तव्य है, या आर्थिक अधिकार है। तो देखिए, जो समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? ऑप्शन ए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, या ऑप्शन नंबर डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो देखिए, ये पूछा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा निहित है। देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के ये क्या है? ये एक मौलिक अधिकार है, ये नहीं होगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, ये भी नहीं होगा, ये क्या है? मौलिक अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये क्या दे रखा है? आर्टिकल 29, ये भी नहीं होगा। देखिए, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल क्या दे रखा है? 39, ये क्या है? एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था आर्टिकल 40 में की गई है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। वहीं बात कर लें अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 में क्या दे रखा है? कृषि एवं पशुपालन
संगठन के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 50 में क्या दे रखा है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 50-50, यानी आधा आधा, न्यायपालिका का कार्य अलग होगा और कार्यपालिका का कार्य अलग होगा। इसके बारे में ये प्रावधान बताया गया है, इसे भी अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 40। चल देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस प्रश्न में क्या है, सूची को हमें मिलान करना है। इसमें सूची दे रखी है, एक तरफ दे रखा है प्रावधान, एक तरफ दे रखे हैं अनुच्छेद। तो देखिए इसको मिलाना है। देखिए सबसे ए नंबर दे रखा है ग्राम पंचायत का गठन, तो ए का क्या होगा, ए का होगा हमारा 5वां, किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 40, ए का हो गया 5। बी समान आचार संहिता, समान आचार संहिता क्यों दे रखी है, समान यानी 44, 4 और 4 दोनों समान है, तो देखो 4 ये भी समान, तो समान इसको याद रखेंगे। समान आचार संहिता क्यों दे रखी है, आर्टिकल 44, तो बी का कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला, बी का पहला। कृषि एवं पशुपालन संगठन अविधायता बना, अनुच्छेद 48, सी का हो जाएगा दूसरा। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण 50-50, यानी आधा आधा, तो डी का कौन सा हो जाएगा हमारा 50, तीसरा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास, ये किसे दे रखा है, अनुच्छेद 51 में, तो ई का हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा। इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है अब कौन सा होगा, 5 1 2 3, 5 1 2 3 और 4, तो 5 1 2 3 4 इनमें से देखिए इसमें कोई सा भी ऐसा विकल्प नहीं है जो इसमें दे रखा हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई होगा, ठीक है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 5 1 2 3 को कोई नहीं बनना, 5 के बाद 1 कहीं भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चल देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है, तो एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ उसमें विषय दे रखे हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, अनुच्छेद 40, क्या अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों गठन, ए का पहला। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार दे रखा है इसमें, तो बी का क्या होगा, दूसरा होगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी के लिए एक समान कानून, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है इसमें, आर्टिकल 44 में। गोवा जो है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की गई है, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो देखो 4 और 4, वैसे हमें क्या है 36 से 51 तक दोनों समान किसी में आएंगे, सिर्फ 44 आर्टिकल में आएंगे, इसकी ध्यान रखेंगे। जब समान जिसमें आ जाएगा लगता हुआ, तो 4 और 4 समान हो गए, तो समान नागरिक संहिता किसमें होगी, 44 में। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, इसमें किया गया है प्रावधान इसका, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब क्रम से दे रखे हैं, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। इसे अच्छे से याद रखना। ये देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो ये एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं और एक तरफ विषय दे रखे हैं। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है ये, अनुच्छेद 39 में इसका ही प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों गठन अभिविधायता, ये भी सही है बिल्कुल। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, देखो दोनों 4 समान है, ये भी सही है बिल्कुल। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये सही नहीं है, मैंने क्या बताया था, अनुच्छेद 50 है इसका, 50 आधा आधा, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण अलग अलग कर दिए गए, आधे आधे कर दिए गए, किसमें 50 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 48 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 48 में दे रखा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन दे रखा है, ना कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दे रखा है, इसे अच्छे से याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और ये वीडियो देखते देखते देखना, आपको ये सब प्रश्न बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 47 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50। तो देखिए इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में मजदूरों के लिए उचित मजदूरी का प्रावधान किया गया है, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 42 में संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। ऑप्शन है अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43 ए। देखिए जो मजदूर होते हैं उनका उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, वो अनुच्छेद 43 ए के अंतर्गत की गई है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि किसी उद्योग में कोई भी नई व्यवस्था या कुछ भी नया कानून लागू होगा तो उसमें मजदूरों से भी पूछा जाएगा, ये नहीं कि जो मालिक होगा वो उन पर ज़बरदस्ती कोई नया कानून थोप दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, की भी भागीदारी सुनिश्चित है,
इसका प्रावधान किस में किया गया? अनुच्छेद 43 के ए में किया गया। ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसको भी ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्याधिसित है? ऑप्शन नंबर ए संविधान की उद्देश्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति निदेशक तत्व द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। देखिए न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण अभी बताया था मैंने 50-50 आर्टिकल 50। देखिए न्यायपालिका का कार्य अलग होगा, कार्यपालिका का कार्य अलग होगा, इस बारे में बताया गया। ये नहीं कि कार्यपालिका जैसे पुलिस क्या है, किसी मुजरिम को पकड़ ले और वही सजा सुनाए। सजा सुनाने का काम किसका है? न्यायपालिका का। कार्यपालिका कार्य किसका? पुलिस का कार्य कितना है? सिर्फ उसको गिरफ्तार करना और न्यायालय में प्रस्तुत करना, फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो न्यायालय करेगा। तो ये दोनों का कार्य अलग अलग है। इसके बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद 50 में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा इस बात का प्रावधान किया गया है। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 का, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43 का, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 41। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते के बारे में बताया गया। जितना भी विदेशी हमारे व्यापार हैं उसके विदेशी जितनी भी नीति है इसके बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद 51 में भारत की विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते के बारे में बताया गया। इसे ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद है ये। हो सकता है ये आने वाले किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि इस समय की स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 60, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी बताया था मैंने, विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 51। इसे भी ध्यान रखना अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए शोषण से बच्चों एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ऑप्शन नंबर सी समान आचार संहिता, या ऑप्शन नंबर डी होगा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमों की भागीदारी। तो देखिए जो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, समान आचार संहिता। ये पहले ही थी हमारे संविधान में। बाद में ये सब जो समान न्याय था, निःशुल्क कानूनी सलाह, ये 39 का ए या का कह दो, ठीक है। उद्योगों प्रबंधन में श्रमों की भागीदारी 43 का ए। जितने में ए या का ये भाग होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बाद में संविधान में जोड़े जाते हैं। ये पहले से संविधान में होते हैं, उनके बीच में कानून ये पूरे कंप्लीट है। 44 है, ये क्या है? संविधान में पहले ही था। समान आचार संहिता, समान दोनों 4 और 4 तरीके से दे रखा है, आर्टिकल 44 में दे रखा है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ये पहले से ही संविधान में दे रखा था। ठीक है ना, इसका अच्छे से याद रखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध। देखिए मद्य निषेध मतलब क्या है? जितने भी जो हमारे जैसे ये जितने भी क्या होते हैं, ये तंबाकू है, शराब है, इन पे जो प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है वो किस में दे रखा है? आर्टिकल 47 में दे रखा है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। बाकी गौ संरक्षण ये क्या दे रखा है? 48 में। कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में दे रखा है कि दुधारू पशु जितने भी होंगे उनका जो हत्या है वो नहीं की जाएगी, इसके बारे में ये प्रावधान दे रखा है। और कृषि को वैज्ञानिक ढंग से करने का भी राज्य का ये कर्तव्य होगा कि नई से नई नीति लागू की जाए, ये 48 में दे रखा है। पर्यावरण संरक्षण किस में दे रखा है? अनुच्छेद 48 का राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण और वन्य जीव जितने भी प्राणी उनका संरक्षण करने का राज्य का ये कर्तव्य होगा। देखिए एक बात ध्यान रखना, इसमें जो भी जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य का है, राज्य के लिए। राज्य के अंतर्गत कौन आता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितने भी सरकारी कर्मचारी वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये राज्य के लिए। और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो व्यक्ति के संबंधित होते हैं। इनमें ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। कभी कभी इससे ही प्रश्न बन जाता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा या व्यक्ति का कर्तव्य होगा। तो देखिए राज्य का कर्तव्य होगा तो बात होगी नीति निर्देशक तत्व की, और व्यक्ति का कर्तव्य होगा तो वहाँ पर बात क्या होगी? मौलिक कर्तव्य की। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। देखिए जो यही है जो हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। जो 14 वर्ष की आयु के बच्चे के बारे में दे रखा है वो क्या है? एक मौलिक अधिकार हो गया है, किसके का के तहत। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? 0 से 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में दे रखा है कि उनकी शिक्षा और जो भी उनकी बाल्यावस्था में देख रेख है
उसकी व्यवस्था की गई है इसमें, किसमें, आर्टिकल 45 में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इसको। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्या है? ये मौलिक अधिकार है, ना कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है या हैं? एक पॉइंट दे रखा है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ऑप्शन 2 दे रखा है इसमें, मादक पेय और स्वास्थ्य के हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? सही बताना है कौन सा सही है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कुछ किसका वर्णन है। तो देखिए, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 23, ये किस में आता है? मौलिक अधिकार में आता है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध किस में रखा है? बताया था मैंने, अनुच्छेद 47। ये किस में आएगा? 36 से 51 के बीच में आ रहा है, तो किस में आएगा? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच में आएगा। इसे ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही है, यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। चल देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर डी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका प्रावधान धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी जो शब्द रखे हुए इसके प्रावधान हैं। देखते हैं नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्य के लिए दे रखा है। जो पहले दे रखे हैं केंद्र सरकार के, बाद वाले राज्य सरकार के लिए। बी वाला पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त हैं। ऑप्शन सी, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालयों में इन्हें चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जबकि मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय हैं या बाध योग्य हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार से जो मौलिक अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भिन्न है। ठीक है ना, इसको सही अच्छे से याद रखना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पॉइंट दे रखा है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। 2 दे रखा है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। देखिए, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है बिल्कुल। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। बताना कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बिहार में शराबबंदी की गई है वो उसमें किस संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता